हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूँ उस स्टॉक का नाम मैं आपको 2 मिनट में बता रहा हूँ, बट उसके पहले आपको ये बोलना चाहता हूँ कि फाइनेंशियल सेक्टर में और एनबीएफसी जो कंपनीज है उन सारे के अंदर जो बहुत बड़ा ग्रोथ एक आने वाला है। और मुझे लगता है कि 2026 में दुनिया ख़त्म नहीं होने वाली है, बट इन सारे स्टॉक्स को बहुत अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने वाला है। ये भयंकर प्रॉफिट कमाने वाली है और इन स्टॉक्स में जो सही टाइम पे एंट्री कर लेगा उनका कैपिटल भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करने वाला है। तो उन्हीं कंपनीज़ को मैं स्टडी कर रहा हूँ, क्योंकि एनबीएफसी में हम लोग का लगभग, अगर मैं लिस्टेड कंपनीज़ का देखूँ तो 100 के ऊपर कंपनीज है। तो इन सारे कंपनीज़ को तो हम पढ़ नहीं सकते, बट जो मुझे इंटरेस्टिंग लगती है उनको पढ़ता हूँ। और मेरे कुछ ऐसे स्टॉक्स भी है जिनमें मैंने खुद इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। तो पूना वाला फिनकॉप के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ आज। तो इसको मैं, इसके जो नंबर्स है, मतलब Q3 का रिजल्ट तो आ चुका है, रिजल्ट के नंबर मैं आपको 2 मिनट बता रहा हूँ। लेकिन उसके पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कंपनी ने क्या बोला है। अभी जस्ट मैंने कॉन्कॉल पढ़ा और ये देखिए, मैं नोट्स बना के रखता हूँ, काफ़ी टाइम लगता है, लगभग 1 से 1.5 घंटा लग जाता है पढ़ने में। तो कंपनी क्या बोल रही है कि देखिए, हम लोग का अभी तक जो प्रॉब्लम था, जो कि पिछले 1.5 साल में जितने भी बैंक से एनबीएफसी है सबको दिक्कत हुआ था, सबका लोन बुक जो है ख़राब हो गया था। मतलब पैसा उन्होंने लोन में दे दिया बट रिटर्न होके नहीं आ रहा है। काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो गया था इस वजह से। तो जब भी ऐसा प्रॉब्लम होता है तो एनबीएफसी कंपनीज को बहुत दिक्कत होता है, उनका एनपीए बढ़ जाता है। बट अब कंपनी क्या कर रही है कि हम लोग का जो पूरा चेंज ओवर है, जो मेक ओवर है, वो हो चुका है। अभी 1.5 साल में हमने जो इन्वेस्टिंग करना था, मतलब बल्क ऑफ इन्वेस्टिंग इज डन नाउ। हम लोग को जो बिजनेस में चेंजेस लाने थे, इंप्रूवमेंट करने थे, वो सब हो चुका है। और आगे जाके हम लोग को मिलेगा ऑपरेटिंग लेवरेज। अब ऑपरेटिंग लेवरेज जिसको नहीं पता, वो उसका मतलब सिंपली ये होता है कि हम लोग का खर्चा कम बढ़ेगा लेकिन इनकम ज़्यादा बढ़ेगा। मान लीजिए कि किसी एक आदमी का कोचिंग सेंटर है, उसने एक बार अपना कोचिंग सेंटर बना लिया, अब उसके बच्चे जितना था इंप्रूव करते जाएंगे, उनका खर्चा तो वही रहने वाला है। एक रूम का जो खर्चा है, जो कुर्सी लग गया, लेकिन अब जितने बच्चे इंक्रीज करते जाएंगे उतना उसका प्रॉफिट बढ़ते जाएगा, बट खर्चा उसका नहीं बढ़ेगा। तो ये कंपनीज क्या बोल रही है कि इनका ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने वाला है। उसी के साथ कंपनी ने ये कहा है कि हम लोग का जो एयूएम है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब हम टोटल जो लोन बुक बढ़ाएंगे, मतलब बड़ा कर लेंगे, वो हम लोग का अगले 3-4 साल में 5 से 6 गुना हो सकता है। सोचिए, इस कंपनी का जो लोन बुक है फिलहाल 55,000 करोड़ का है, और अगले 2-3 साल के अंदर ये आपका 5 से 6 गुना हो सकता है। तो अगर मैं एकदम एकदम कंजर्वेटिव होकर मानता हूँ कि चलो 5 गुना भी ना कर पाए, अगर 4 गुना करती है, तो अगर लोन बुक को 4 गुना बढ़ा लेगी तो भी इसका लोन बुक जो है वो लगभग 2 लाख करोड़ का कैपिटल का हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, कंपनी ने इस साल जो प्रॉफिट किया था वो किया था लगभग 300 करोड़ के आसपास का। तो यहाँ से अगर 4 गुना अगर उसको लोन बुक बढ़ता है तो प्रॉफिट उसका आराम से 4 से 5 गुना बढ़ सकता है। तो अगर 5 गुना प्रॉफिट होता है तो आराम से ये 1000 करोड़ के ऊपर, यानी कि 1500 करोड़ के ऊपर आराम से प्रॉफिट कर सकती है। तो इस कंपनी में प्रॉफिट का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। और जिस तरीके से पीटर लिंच ने कहा था कि कोई भी स्टॉक जो है हमेशा अपने अर्निंग को फॉलो करता है, मतलब अगर उसका अर्निंग बढ़ेगा तो स्टॉक का प्राइस भी बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। तो अभी स्टॉक का प्राइस जितना भी दाम पे चल रहा होगा, अगर ये प्रॉफिट को अगले 2-3-4 सालों में, अगर ये प्रॉफिट को 6 गुना कर लेती है, तो स्टॉक भी कम से कम 6-7 गुना होगा ही होगा। तो यहाँ पे देखिए, कंपनी का मैं नंबर्स आपको दिखाता हूँ क्या हुआ है। जो कंपनी ने जो लोन बुक जो इंक्रीज़ किया, अब देखिए, जब भी किसी आदमी का बिजनेस खराब होता है तो वो आदमी क्या करता है, पहले अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको ठीक करेगा, फिर वो बिजनेस को बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। तो कंपनी ने अभी इस साल क्या किया है, अपने लोन बुक को लगभग 84% से ग्रो किया है। 84%, ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा लोन उन्होंने बांट दिया है। उन्होंने क्या किया, अभी जो पहले लोग क्या करते थे, एकदम बहुत ही छोटा माइक्रो कैप्स लोन दिया करते थे, मतलब जो सब्जी बेच रहा है कोई दुकानदार है तो 1 लाख का, 2 लाख का, 30-40 हज़ार का लोन देते थे। लेकिन अभी इन्होंने क्या किया है, अपने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। तो नए प्रोडक्ट में इनका क्या क्या है, पर्सनल लोन है जो कि सैलरीड पीपल को देते हैं, और ये भी वो उन लोगों को दे रहे हैं जिनका जो सिबिल स्कोर है, जो क्रेडिट स्कोर है, वो लगभग 750 के ऊपर है। तो इसका मतलब क्या है, ये ऐसे लोगों को लोन दे रहे हैं जिनका लोन रिटर्न करने की कैपेसिटी बहुत अच्छा है। तो एज ए लेंडर आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है पैसा देना। आप भी अगर आज खड़े हो जाते हैं और आके बोलते हैं कि मुझे पैसा देना है, तो आपसे 1000 लोग आके पैसा लेके चले जाएंगे, बट अल्टीमेट मेन चीज़ क्या है कि आप उस पैसे को रिटर्न ले पाते हैं कि नहीं, विथ इंटरेस्ट। तो ये कंपनी क्या कर रही है, ऐसे लोगों को दे रही है जिसका सिबिल स्कोर कितना है, 750 के ऊपर है। तो जो सिक्योर्ड लेंडिंग टाइप का हो गया, मतलब जो काफ़ी अच्छे कस्टमर्स हैं जो पैसा घुरा देंगे, वैसे लोगों को लोन दे रही है। फिर कंपनी गोल्ड लोन में एंटर कर चुकी है। तो अभी ये जो नया बिजनेस स्टार्ट किया है, इन लोगों का स्टार्ट किया हुआ सिर्फ 9 महीना हुआ है। तो 9 महीने के अंदर जो गोल्ड लोन जो इन्होंने बांटा है वो लगभग डबल हो चुका है। 110 करोड़ से बढ़ के अभी 207 करोड़ पे आ चुका है, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे टीवी, फ्रिज, मोबाइल फ़ोन और एसी वगैरह का जो लोन में जो मिलता है ईएमआई में, वो भी कंपनी कर रही है। और इसमें कंपनी के लिए सबसे चीज़ क्या है कि वो जितना ज़्यादा टाइप करेगी, जैसे मान लीजिए एक सैमसंग का दुकान है या कोई भी कंज्यूमर ड्यूरेबल का दुकान है, एसी का, फ्रिज का दुकान है,
तो उन दुकानों में जाके अगर इनका आदमी बैठा रहेगा या टाई अप रहेगा तो वहाँ से जब भी कोई फ्रिज लेगा तो वो इनसे EMI में कन्वर्ट कर सकता है। तो वैसा इनके लगभग 12,000 डीलर्स हो चुके हैं और आगे जाके भी ये अच्छा खासा इंप्रूवमेंट करने का सोच रहे हैं। कमर्शियल व्हीकल भी यहाँ अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आ रहा है। कमर्शियल व्हीकल मतलब आपका ट्रक हो गया, फिर आपका जो पैसेंजर व्हीकल्स होता है, बस होता है, उसमें इंप्रूवमेंट आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक और हिंट मिल रहा है, एक दूसरी सेक्टर के बारे में आपको हिंट मिल रहा है इस कंपनी से, कि जो कंपनीज कमर्शियल व्हीकल बनाती है, जैसे आपका ट्रैक्टर हो गया मान लीजिए, या बसेस हो गए, ट्रक्स हो गए, तो उन कंपनीज का बिजनेस बढ़ रहा है। क्योंकि अगर कंज्यूमर लोन्स बढ़ रहा है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या खरीद रहे हैं, ट्रक व्रक खरीद रहे हैं, तो जो कंपनीज ट्रक बनाती है आप उनके ऊपर ही फोकस कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से आपको सारे इन्फॉर्मेशन को लेके कनेक्ट करना पड़ता है। तो फिलहाल मैं ऑटो सेक्टर में नहीं हूँ, बट मैंने जैसा कि बताया था कि आगे जाके मैं ऑटो सेक्टर को ट्रैक करूँगा, तो यहाँ से मुझे हिंट मिल रहा है कि ऑटो सेक्टर भी धीरे धीरे अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिखा सकता है। चलिए ये तो कंज्यूमर ड्यूरेबल का हो गया। फिर इन्होंने जो एजुकेशन लोन किया है वो भी स्टार्ट किया है। तो एजुकेशन लोन भी ये लोग ऐसे लोगों को दे रहे हैं जो हाई यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब कैसे बताऊँ, बहुत रेपूटेड यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे जाके लोगों को मतलब जॉब्स मिल ही जाता है, या जिनके फैमिली बैकग्राउंड ऑलरेडी काफ़ी अच्छा है वैसे लोगों को ये एजुकेशन लोन दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए गोल्ड लोन के लिए इन्होंने लगभग जो ब्रांचेस खोला है वो 350 से 400 जैसा ब्रांचेस खोल दिया है, और आगे जाके ये लोग गोल्ड लोन के ऊपर ही बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने वाले हैं। तो अब इनका नेट इन्होंने क्या बताया कि हमने जितना भी लोन बुक दिया है उन लोन में से लगभग 70% हम लोग का क्या है, सिक्योर्ड है, मतलब उसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ हमने कोलेट्रल या गिरवी लेकर रखा हुआ है, और बाकी जो 30% है वो आपका अनसिक्योर्ड है, लेकिन उसको वो भी हम ऐसे लोगों को दे रहे हैं जिनका सिबिल स्कोर काफ़ी अच्छा हो और जिनमें रिस्क काफ़ी कम हो। अब आई कंपनी क्या बोल रही है कि हम लोग का जो कॉस्ट टू इनकम है, अब जो भी जो NBFCs होते हैं या जो बैंक्स होते हैं उनमें हमें कॉस्ट टू इनकम देखना चाहिए, मतलब कितना पैसा खर्च मैं कर रहा हूँ उसके ऊपर मुझे कितना इनकम आ रहा है। तो कॉस्ट टू इनकम रेशियो जितना कम होगा उतना बेटर होगा आपके लिए, क्योंकि आप कम खर्चे में ज़्यादा प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। तो कंपनी गाइड कर रही है कि हम लोग का जो कॉस्ट टू इनकम है वो आगे जाके डिक्रीज होते रहेगा, कम होते रहेगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज़ है। तो प्रॉफिट का अगर देखें तो प्रॉफिट इसका पिछले क्वार्टर में 19 करोड़ का था, सिर्फ 20 करोड़ मान लीजिए मोटा मोटी, और इस क्वार्टर में इसने प्रॉफिट को कर लिया 150 करोड़। तो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है हमको कि इस कंपनी का जो भी प्रॉब्लम्स था, जो भी यहाँ पे मतलब चल रहा था सिचुएशन, वो खत्म हो चुका है, और अब यहाँ से हमको ग्रोथ ही देखने के लिए मिलेगा। ग्रोथ किस में, आपको सेल्स में देखना होगा, प्रॉफिट में देखना होगा, और उसी के साथ आपको ये भी ध्यान देना होगा कि इनका NPS ना बढ़े। तो इन्होंने बहुत अच्छा डाटा हमको दिया हुआ है कि इनका जो 6 MOB जो होता है आपका 30 DPD, इसका मतलब बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं, सिंपल सी बात है। मतलब मान लीजिए मैंने एक लोन लिया पूना वाला से, और मेरा लोन लिया हुआ 6 महीना हो गया। तो कई बार ऐसा क्या होता है कि 6 महीने तक आदमी लोन चलाता है, लेकिन उसके बाद उनको लोन चुकाने में दिक्कत होता है। तो एक कंपनी कैसे ट्रैक करती है कि आज का अगर EMI था तो आज के EMI से मैंने कितना दिन लोन नहीं दिया। तो मान लीजिए अगर मेरा EMI का डेट 7 तारीख को पड़ता है और मैंने 10 तारीख तक अभी तक EMI पे नहीं किया है, तो मैं आपका 3 डेज़ में आ जाऊँगा, 3 DPDs, मतलब 3 डेज़ पोस्ट, ऐसा कुछ ड्यू पोस्ट बोल के है। तो अगर मैं 30 डेज़ पार कर गया तो 30 DPD बोलते हैं, मतलब मेरा जो EMI का डेट था उसके 1 महीने तक मैंने उसको लोन को रिटर्न नहीं किया है। हो सकता है बाद में करूँ, बट ये इनको ट्रैक में रखना पड़ता है। तो कंपनी कह रही है कि हम लोग का जो 30 DPDs वाला था, 6 मंथ्स वाले, वो अगर हम देखें 1 साल पहले तो वो 6% पहुंच गया था। मतलब ये एक बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि परसेंटेज में होता है। तो इन बैंकों के लिए, क्योंकि लेवरेज में रहते हैं, जैसे मान लीजिए इनके पास 100 रुपये है तो ये 400 रुपये का लोन देंगे, तो वहाँ पे छोटा परसेंटेज ही बहुत ज़्यादा निकल के आता है। तो जो 6% था अब वो घट के सिर्फ 1% पे आ चुका है। तो यहाँ भी क्या दिखा रहा है कि हमको बहुत अच्छा एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है। ये जो आपका 30 DPD का जो नंबर डाउन जा रहा है ये एक अच्छा चीज़ है। GNPA अगर देखें तो इनका कंपनी का फिलहाल यहाँ कहीं लिख के रखा था मैंने, 1.51% पे आ चुका है, जो कि पिछले क्वार्टर में 1.54% ऐसा कुछ था, और नेट NPA भी इनका काफ़ी कम हो चुका है। एक और अच्छा इन्होंने चीज़ दिया है कॉस्ट ऑफ बोरोविंग को लेके। अब देखिए कोई भी अगर NBFC हो या बैंक हो तो उसका अल्टीमेट काम क्या है कि वो सस्ते में लोन लेगी और दूसरे को थोड़ा महंगे में लोन दे देगी, वो इंटरेस्ट पे ददे देती है। तो आपका जो कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट है जितना कम होगा उतना आपके लिए बेटर होगा। तो इस कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो नेट मिला के 7.65% पे आ रहा है, और जो कि मैंने बाकी कंपनीज का देखा है जिसमें मैं इन्वेस्टेड हूँ, जैसे मुथूट माइक्रो फाइनेंस है, फिर फ्यूजन बैंक है, तो उन सब का 8%, 7.9% के आसपास का है। तो इसका 7.65% का जो बोरोइंग कॉस्ट मिल रहा है वो इस कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट अगर देखिए एक और चीज़, तो स्टेज 1, अब ये भी अगेन हमको ये पता करने में हेल्प करता है कि कंपनी का जो एसेट्स है, जो लोन उसने देके रखा हुआ है, वो किस क्वालिटी का है। तो स्टेज 1 में कौन सा पोर्टफोलियो होता है कि जिन लोगों ने लोन तो ले लिया लेकिन अब वो EMI को देने में देर कर रहे हैं। तो स्टेज 1 में मतलब ऐसा होता है कि वो लोन देने में देर तो कर रहे हैं बट उनमें कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं है। जैसे मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि आदमी का सैलरी अगर नहीं है
तो अगर उसका EMI 5 तारीख को है तो वो 10 तारीख को या 20 तारीख को दे देगा। तो उस टाइप के जो पोर्टफोलियोज होते हैं उनको वो लोग स्टेज 1 में डालते हैं। तो स्टेज 1 का जो पोर्टफोलियो है वो लगभग 97.4% पहुंच चुका है, और स्टेज 2 स्टेज 3 में जो थे, जो ज़्यादा रिस्की हो गए थे, वो भी धीरे धीरे स्टेज 1 में आ रहा है। इसका मतलब क्या है, जो लोग लोन नहीं दे पा रहे थे वो भी अब धीरे धीरे करके लोन देना स्टार्ट कर चुके हैं। तो ये सब कुछ मिला के अगर हम देखें तो कंपनी ने बहुत अच्छा गाइडेंस दिया है, और कंपनी ये बोल रही है कि हम अगले 3-4 सालों तक 30% से ग्रो करेंगे। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको वैल्यूएशन दिखाता हूँ। जो हम लोग कहते हैं कि वैल्यूएशन बहुत महंगा है कि सस्ता है, तो देखिए कंपनी का आपका स्टॉक का प्राइस ट्रेडिंग देखूंगा आज का, तो आपको दिख रहा है 108 का। आज के दिन में कोई भी इसको देख लेगा तो बोलेगा कि बहुत महंगा है और इससे दूर भागेगा। बट यहाँ पे देखिए कमाल की चीज़ क्या है कि इस कंपनी ने अभी कितना प्रॉफिट कर लिया है, लगभग अगर हम देखें तो इस साल में ये लगभग आपका 500 करोड़ का प्रॉफिट कर लेगी, और इसका अगर मैं मार्केट कैप देखूँ तो आपका 37,000 का है। तो लगभग आपका 70 का प्राइस टू अर्निंग निकल के आ रहा है। बट ये कंपनी किस रेट से ग्रो करेगी, आपका हर साल ही 30% से ग्रो करेगी। तो प्रॉफिट इसका लगभग 3-4 साल में डबल से ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको डबल से ज़्यादा प्रॉफिट दिखाने वाली कंपनी आपको आज सिर्फ 70 की प्राइस टू अर्निंग मिल रहा है। तो ये वैल्यूएशन वाइज भी देखूँ तो मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगता है। हालांकि मैं इसमें इन्वेस्टेड नहीं हूँ, बट इसमें देखता हूँ अगर आगे मेरे पास कैपिटल आता है तो मैं इसमें थोड़ा बहुत एलोकेशन जरूर लेना चाहूँगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपका मुथूट माइक्रो फाइनेंस और फ्यूजन फाइनेंस में लेकर रखा हुआ है, और वो स्टॉक्स भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो जैसा कि मैंने कहा कि जितने भी बैंकिंग सेक्टर है और NBFC है, सारे के सारे स्टॉक्स ही अच्छा कर रहे हैं। हमें उन सब में से जो बेस्ट स्टॉक्स है उनको चूज़ करना है। ऐसा नहीं कि आपका किसी भी स्टॉक में पैसा नहीं बनेगा, आपका हर स्टॉक में पैसा बन जाएगा, लेकिन आपको ये रिसर्च करने के बाद ही पैसा लगाना है। मैं ओवरऑल सेक्टर के बारे में बता रहा हूँ कि पूरा सेक्टर बहुत अच्छे से ग्रो कर सकता है, जो MSME लैंडिंग में है या जो NBFC है जैसे बजाज फाइनेंस हो गया। बट ये कंपनी बहुत बड़ी हो गई तो उनका ग्रोथ रेट उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि वो कंपनी ग्रो नहीं करेगी, वो भी ग्रो करेगी, बट हम लोग क्या है, छोटे इन्वेस्टर्स है, हम लोग का कैपिटल बहुत बड़ा नहीं है। तो हमें चाहिए कि हमारा कैपिटल बहुत फास्ट ग्रो करे। अब बजाज फाइनेंस जो है वो आपका साल दर साल आपका 10-12% से ग्रो करेगा, कहीं 20% भी ग्रो कर सकता है। बट हमें ऐसे स्टॉक्स चाहिए जो आपको 1-2 साल के अंदर आपके पैसे को डबल कर दे, या कम से कम 80-90% तो रिटर्न दे ही दे। तो वैसे स्टॉक्स कौन से होते हैं जिनका ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होता है और काफ़ी फास्ट तरीके से वो अपने कंपनी को एक्सपेंड कर रहे होते हैं। तो ये भी वैसी कंपनी है, बट कोई रिकमेंडेशन नहीं है, और मैं खुद भी इसमें इन्वेस्टेड नहीं हूँ। मैं सिर्फ मुझे कंपनी अच्छा लगा तो मैं इसके ऊपर वीडियोस बना के डाल रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैंने बना के डाला हुआ है, उनमें से कुछ मैं इन्वेस्ट करता हूँ, कुछ मैं नहीं करता हूँ। तो अगर आपको भी इन्वेस्ट करना है तो खुद का भी एक बार रिसर्च कर लीजिए, उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए। और अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो मेरा एक अब फिलहाल तो चैनल नहीं है, बट मैं बनाने का सोच रहा हूँ, जहाँ पे आपको भी अपना रिसर्च करना होगा और आपको मेरे साथ शेयर करना होगा। अभी 2 लोग हम लोग हैं, तो हम लोग आपस में स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करते हैं और अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं। तो आपको भी अगर ऐसा कम्युनिटी ज्वाइन करना है जहाँ पे आपके ऐसे लोग साथ में मिलकर स्टॉक का रिसर्च करें, आइडियाज़ को शेयर करें, तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। और बाकी तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ।